नमस्ते। लॉ इन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में कोई भी आपराधिक कानून लागू होने से पहले यह तय होना जरूरी है कि वह कानून कब से लागू होगा, किन लोगों पर लागू होगा और कहां कहां तक उसका असर पहुंचेगा। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा ठीक यही 3 सवाल तय करती है। यह धारा पूरी संहिता की नींव है, क्योंकि आगे की 358 धाराओं में जो भी अपराध और सजा तय की गई है वह सब इसी धारा के दायरे के भीतर काम करती है। अगर धारा 1 को ठीक से ना समझा जाए तो यह पता लगाना भी मुश्किल हो जाएगा कि कोई खास मामला भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता भी है या नहीं, चाहे वह मामला भारत के भीतर हुआ हो, किसी भारतीय नागरिक ने विदेश में किया हो या किसी भारतीय जहाज, विमान या कंप्यूटर सिस्टम को निशाना बनाकर किया गया हो। यही धारा तय करती है कि पुलिस, अभियोजन पक्ष और अदालत किसी मामले को हाथ में लेने से पहले सबसे पहला सवाल कैसे तय करेंगे, क्या यह मामला हमारे कानून के दायरे में आता भी है। आज हम धारा 1 को शुरू से अंत तक, हर उपधारा, हर उदाहरण, प्रक्रिया से जुड़े नियम और एक असली अदालती फैसले के साथ पूरी तरह से समझेंगे। यह वीडियो केवल सामान्य कानूनी शिक्षा और जानकारी के लिए है। यह कानून को सरल भाषा में समझाता है, लेकिन यह प्रोफेशनल कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। अपनी विशेष स्थिति के लिए कृपया किसी योग्य वकील से सलाह लें। धारा 1 में जाने से पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। पुराने कानून का नाम था इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, जिसमें पीनल शब्द का मतलब है दंड। नए कानून का नाम रखा गया भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, जिसमें न्याय शब्द जुड़ा है, दंड नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह स्पष्ट किया था कि इस नए कानून का मकसद केवल सजा देना नहीं बल्कि न्याय दिलाना है। यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, यह पूरी सोच का बदलाव है और यही सोच धारा 1 से लेकर पूरी संहिता में बार बार दिखाई देगी। जब हम आगे देखेंगे कि यह धारा भारत के नागरिकों को विदेश में भी और भारत में स्थित डिजिटल संसाधनों को भी कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाती है, तो यही न्याय केंद्रित सोच वहां भी झलकती है। अब धारा 1 का पूरा कानूनी पाठ शुरू से पढ़ते हैं ताकि आपको असली भाषा पता चले। उसके बाद हम हर हिस्से को विस्तार से समझाएंगे। धारा 1 की उपधारा 1 कहती है, इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। उपधारा 2 कहती है, यह ऐसी तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में सूचना जारी करके तय करेगी और संहिता के अलग अलग प्रावधानों के लिए अलग अलग तारीखें भी तय की जा सकती हैं। उपधारा 3 कहती है, हर व्यक्ति इस संहिता के तहत ही दंडनीय होगा, किसी और आधार पर नहीं, ऐसे हर काम या चूक के लिए जिसके लिए वह भारत के भीतर दोषी पाया जाए। उपधारा 4 कहती है, अगर कोई व्यक्ति भारत में लागू किसी और कानून के तहत भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए मुकदमे के योग्य है तो उस पर इस संहिता के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे वह काम भारत के भीतर ही किया गया हो। उपधारा 5 कहती है, इस संहिता के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध पर भी लागू होंगे जो किया गया हो। उपधारा 5 के भाग 1 के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक द्वारा भारत के बाहर कहीं भी। उपधारा 5 के भाग बी के अनुसार भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर सवार किसी भी व्यक्ति द्वारा, वह चाहे कहीं भी हो। उपधारा 5 के भाग सी के अनुसार भारत के बाहर किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा, अगर वह भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता है। इसके बाद एक स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण कहता है, इस धारा में शब्द अपराध में भारत के बाहर किया गया हर वह काम शामिल है जो अगर भारत के भीतर किया जाता तो इस संहिता के तहत दंडनीय होता। इसके बाद कानून अपना एक उदाहरण भी देता है। उदाहरण ए, जो भारत का नागरिक है, भारत के बाहर कहीं भी हत्या करता है, उस पर भारत में कहीं भी जहां भी वह मिले हत्या के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है। अंत में उपधारा 6 कहती है, इस संहिता की कोई भी बात भारत सरकार की सेवा में मौजूद अफसरों, सैनिकों, नाविकों या वायुसैनिकों के विद्रोह और भगोड़ेपन को दंडित करने वाली किसी भी कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी और न ही किसी विशेष या स्थानीय कानून के प्रावधानों को। यह था धारा 1 का पूरा कानूनी पाठ। अब हम इसे एक एक करके असली उदाहरणों के साथ विस्तार से समझते हैं। इस विषय पर पूरी ड्राफ्टिंग और रिसर्च सर्विस के लिए lexovia.in पर जाएं। हर लीगल नोटिस या ड्राफ्टिंग ऑर्डर के साथ एक फ्री एजुकेशनल नोट भी शामिल है। लेक्सोविया कोई लॉ फर्म नहीं है और कानूनी सलाह नहीं देता। यह केवल कानून आधारित डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग और रिसर्च सेवा प्रदान करता है।
इससे पहले कि हम हर उपधारा को अलग अलग समझें, एक जरूरी अवधारणा जान लेते हैं जो पूरी धारा एक की बनावट को समझाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी भी देश का आपराधिक क्षेत्राधिकार आमतौर पर कुछ मान्यता प्राप्त आधारों पर टिका होता है। पहला और सबसे बुनियादी आधार है क्षेत्रीयता का सिद्धांत, यानी जो कुछ भी किसी देश की सीमा के भीतर होता है वह उसी देश के कानून के दायरे में आता है। यही उपधारा 3 का आधार है। दूसरा आधार है राष्ट्रीयता या सक्रिय व्यक्तित्व का सिद्धांत, यानी कोई देश अपने नागरिकों के आचरण पर नियंत्रण रखता है, चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों। यही उपधारा 4 और उपधारा 5 के भाग्य के पीछे की सोच है। तीसरा आधार है ध्वज या पंजीकरण का सिद्धांत, जिसके तहत किसी देश में पंजीकृत जहाज या विमान को कानूनी तौर पर उसी देश के क्षेत्र का विस्तार माना जाता है। यही उपधारा 5 के भाग बी के पीछे की सोच है। और चौथा आधार है सुरक्षात्मक सिद्धांत, जिसके तहत कोई देश अपने जरूरी हितों जैसे सुरक्षा या महत्वपूर्ण ढांचे की रक्षा के लिए विदेश में हुए कुछ खास कामों पर भी क्षेत्राधिकार का दावा करता है। कई कानूनी टिप्पणीकार उपधारा 5 के भाग सी को भी इसी सुरक्षात्मक सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इसका मकसद भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधनों की रक्षा करना है। यानी धारा एक कोई मनमानी सूची नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के मान्यता प्राप्त सिद्धांतों पर ही खड़ी है, और यही वजह है कि दुनिया भर के ज्यादातर आधुनिक आपराधिक कानूनों में इससे मिलती जुलती संरचना पाई जाती है। इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए अब हर उपधारा को बारी बारी से समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हर उपधारा असल में इन्हीं में से किसी एक सिद्धांत को भारतीय कानून की भाषा में लागू कर रही है। धारा एक की उपधारा एक सीधी है, यह सिर्फ कानून का नाम तय करती है। भारतीय न्याय संहिता 2023। हर कानून की तरह सबसे पहले उसका आधिकारिक संक्षिप्त नाम तय करना जरूरी होता है, ताकि आगे की हर धारा, हर सरकारी आदेश और हर अदालती फैसले में उसी नाम का हवाला दिया जा सके। यह संक्षिप्त नाम कानून के पूर्ण शीर्षक और प्रस्तावना से अलग होता है, जो अधिनियम की शुरुआत में इसके मकसद को विस्तार से बताते हैं, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में सिर्फ यही संक्षिप्त नाम यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 इस्तेमाल किया जाता है। उपधारा 2 सिर्फ यह तय करती है कि यह कानून कब लागू होगा। यह तय करने की ताकत केंद्र सरकार को देती है, राजपत्र में सूचना के जरिए। ध्यान दें, उपधारा 2 में भारत के किसी भी क्षेत्र या जम्मू कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है, इसमें सिर्फ लागू होने की तारीख की बात है। इस ताकत का असली इस्तेमाल भी हो चुका है। बीएनएस की ज्यादातर धाराएं जुलाई 2024 से लागू हुईं, लेकिन धारा 106 की उपधारा 2, जो हिट एंड रन से जुड़ी सख्त सजा तय करती है, उसी दिन लागू नहीं की गई। ट्रक चालकों के देशव्यापी विरोध के बाद जनवरी 2024 में केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि पहले संबंधित संगठनों से बातचीत होगी और वह उपधारा अभी तक अलग से लागू नहीं की गई है। यही उपधारा 2 की असली ताकत है। पूरा कानून एक साथ नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में लागू किया जा सकता है, जिससे किसी विवादित प्रावधान पर पहले और चर्चा या तैयारी का मौका मिल जाता है, बिना बाकी पूरे कानून को रोके। उपधारा 3 एक तरह से भारत की आपराधिक अदालतों का आधार खंभा है। यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसी संहिता के तहत दंडित किया जा सकता है, किसी और आधार पर नहीं, और यह तभी लागू होता है जब वह काम या चूक भारत के भीतर हुई हो। यहाँ किसी और आधार पर नहीं वाला हिस्सा भी उतना ही जरूरी है। इसका मतलब है कि भारत में सिर्फ वही काम अपराध माना जाएगा जो इस संहिता में साफ साफ लिखा गया है, न कि कोई ऐसा काम जिसे परंपरा, रिवाज या किसी अलिखित नियम के आधार पर अपराध माना जाए। इसका मतलब है, चाहे अपराध करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो या किसी और देश का, अगर अपराध भारत की धरती पर हुआ है तो उस पर बीएनएस ही लागू होगी, न कि उसके अपने देश का कानून। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई विदेशी नागरिक भारत में यात्रा के दौरान कोई अपराध करता है तो उस पर बीएनएस के तहत ही मुकदमा चलेगा, भले ही वह काम उसके अपने देश में अपराध ना भी माना जाता हो। एक और बारीकी पर ध्यान देना जरूरी है, उपधारा 3 में सिर्फ काम शब्द नहीं है, बल्कि काम या चूक दोनों शामिल हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ कुछ करने से ही अपराध नहीं बनता, बल्कि कानूनी रूप से जरूरी कोई काम ना करने से भी अपराध बन सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कानून किसी व्यक्ति को कोई खास काम करने के लिए बाध्य करता है, जैसे किसी गंभीर घटना की सूचना संबंधित अधिकारी को देना, और वह व्यक्ति जानबूझकर ऐसा नहीं करता, तो यह चूक भी उतनी ही दंडनीय हो सकती है जितना कोई सीधा काम। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे की कई धाराओं में लापरवाही, चेतावनी न देना या मदद न करना जैसी चूकें भी अपराध की श्रेणी में आती हैं, और धारा 3 का यही व्यापक शब्द चयन उन सभी धाराओं को धारा के दायरे में सही तरीके से जोड़े रखता है। उपधारा 4 को समझना थोड़ा पेचीदा है, लेकिन यह उपधारा 5 के लिए रास्ता बनाती है।
यह कहती है, अगर कोई व्यक्ति भारत में लागू किसी और कानून के तहत भारत के बाहर किए गए किसी अपराध के लिए मुकदमे के योग्य है तो उस पर बीएनएस के वही प्रावधान लागू होंगे जैसे वह अपराध भारत के भीतर ही हुआ हो। दूसरे शब्दों में, यह उपधारा खुद अपने आप में क्षेत्राधिकार नहीं देती बल्कि एक पुल का काम करती है। यह बताती है कि जिन हालातों में किसी और कानून के तहत भारत के बाहर हुए किसी अपराध पर भारतीय अदालत को अधिकार पहले से मिला हुआ है, उनमें दंड और प्रक्रिया के लिए भी यही संहिता एक समान रूप से लागू होगी, कोई अलग नियम नहीं बनाया जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए किसी खास कानून के तहत भारत के बाहर हुए किसी अपराध के लिए भारतीय अदालत को अधिकार पहले से मिला हुआ है, तो उपधारा 4 ये सुनिश्चित करती है कि उस मुकदमे में सजा और प्रक्रिया के लिए बीएनएस के वही नियम इस्तेमाल होंगे जो भारत के भीतर हुए किसी सामान्य अपराध पर लागू होते, न कि कोई अलग या कमजोर मानक। यही एकरूपता इस उपधारा का असली मकसद है। भारत के बाहर हुए अपराध पर मुकदमा चलाने से पहले एक जरूरी प्रक्रिया भी समझनी चाहिए। पुरानी सीआरपीसी की धारा 188 में यह साफ लिखा था कि भारत के बाहर हुए किसी भी अपराध की जांच या मुकदमा तभी शुरू किया जा सकता है जब उसके लिए पहले से केंद्र सरकार की अनुमति ली गई हो। अदालतों ने आगे यह भी स्पष्ट किया 2021 के निरेला चिरंजीवी मामले में कि यह अनुमति सिर्फ मुकदमा शुरू करने के लिए जरूरी है, प्राथमिकी दर्ज करने या शुरुआती जांच के लिए नहीं। और 2022 के सरताज खान मामले में यह भी तय हुआ कि यह अनुमति सिर्फ तभी अनिवार्य है जब पूरा अपराध भारत के बाहर हुआ हो। बीएनएस यानी नई प्रक्रिया संहिता में भी यही व्यवस्था आगे बढ़ाई गई है, धारा 208 के तहत, जिसके अनुसार भारतीय नागरिकों या भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर हुए अपराधों की जांच या मुकदमा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना शुरू नहीं किया जा सकता। यानी उपधारा 4 और 5 सिर्फ यह तय करती है कि बीएनएस कब और किन पर लागू हो सकती है, लेकिन असली मुकदमा शुरू करने के लिए यह अलग प्रक्रिया भी जरूरी है ताकि हर छोटे मामले में सीधे भारतीय अदालत न घसीटी जाए। और अगर आरोपी विदेश में बैठकर भारत लौटने से इनकार कर दे तो भारत के पास प्रत्यर्पण संधियों और म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी यानी MLAT का सहारा भी होता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के दर्जनों देशों के साथ ऐसी संधियां हैं जिनके तहत संबंधित देश भारत की कानूनी सहायता की गुजारिश पर सहयोग करने के लिए बाध्य होता है, चाहे वे गवाही जुटाना हो, दस्तावेज सौंपना हो या किसी आरोपी को वापस भेजना हो। जिन देशों के साथ भारत की ऐसी कोई संधि नहीं है, वहां सिर्फ आपसी सद्भावना के आधार पर सहयोग मांगा जाता है, जिसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। गृह मंत्रालय ऐसे सभी अनुरोधों के लिए भारत की केंद्रीय एजेंसी का काम करता है। भगोड़े आरोपी का पता लगाने के लिए CBI, जो भारत में इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय शाखा का काम करती है, इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध भी कर सकती है। ध्यान रहे, रेड कॉर्नर नोटिस खुद कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है, यह सिर्फ दुनिया भर की पुलिस एजेंसियों से आरोपी का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लेने का अनुरोध है। असली गिरफ्तारी और भारत वापस लाने की प्रक्रिया एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962 के तहत अलग से चलती है, जिसमें उस देश की अपनी अदालत और कानून भी शामिल होते हैं जहां आरोपी मिलता है। अब बात करते हैं उन खास हालातों की जब बीएनएस भारत के बाहर भी लागू होती है। यह उपधारा 5 में दी गई है। उपधारा 5 के भाग 1 के अनुसार अगर भारत का कोई नागरिक भारत के बाहर कहीं भी अपराध करता है तो भी उस पर बीएनएस लागू होगी। यहाँ राष्ट्रीयता मायने रखती है, न कि स्थान। यानी सिर्फ इसलिए कि अपराध भारत की सीमा के बाहर हुआ, कोई भारतीय नागरिक बच नहीं सकता। इसी सिद्धांत को समझने के लिए एक पुराना लेकिन बेहद जरूरी अदालती फैसला देखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विरुद्ध राम नारायण। यह मामला 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था। ध्यान रहे, यह फैसला बीएनएस के तहत नहीं बल्कि पुरानी आईपीसी की धारा 4 के तहत आया था, जो धारा 5 के भाग 1 की पूर्ववर्ती व्यवस्था थी, लेकिन इसका सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मामले में आरोपी ने भारत के विभाजन से पहले तत्कालीन ब्रिटिश भारत के मेलसी इलाके में बैंक के पास कपास गिरवी रखी थी। विभाजन के बाद वह इलाका पाकिस्तान में चला गया और वहीं आरोपी पर कपास बेचकर गबन का आरोप लगा। उस समय वह अभी भारत का नागरिक नहीं बना था, बाद में जाकर वह भारत आया और यहीं बस गया। कोर्ट ने साफ कहा, अगर अपराध के समय आरोपी भारत का नागरिक नहीं था तो इन प्रावधानों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी नागरिकता का निर्धारण अपराध के समय की स्थिति से होता है, बाद में मिली नागरिकता से नहीं। यही सिद्धांत आज उपधारा 5 के भाग 1 के तहत भी लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति अपराध के समय भारतीय नागरिक नहीं था तो सिर्फ बाद में नागरिकता मिल जाने से उस पुराने अपराध पर बीएनएस लागू नहीं हो जाती।
इस मामले में एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि यह भारत के विभाजन के तुरंत बाद का मामला था, जब लाखों लोगों की नागरिकता और अधिवास दोनों ही अनिश्चित हालात में थे और अदालत को यह तय करना पड़ा कि ऐसे संक्रमण काल में किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति किस तारीख से आंकी जाएगी। कोर्ट ने साफ किया कि यह तारीख हमेशा अपराध के समय की ही होगी, न कि बाद की कोई तारीख, चाहे हालात कितने भी असामान्य क्यों न हो, और यही स्पष्टता आज भी इस तरह के हर मामले में मार्गदर्शक सिद्धांत का काम करती है। उपधारा 5 के भाग बी के अनुसार भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर सवार व्यक्ति पर भी बीएनएस लागू होती है, चाहे वह जहाज या विमान उस समय दुनिया में कहीं भी हो। इसके पीछे सोच यह है कि भारत में पंजीकृत जहाज या विमान को कानूनी तौर पर भारत के क्षेत्र का ही विस्तार माना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई देश अपने ध्वज के नीचे चलने वाले जहाजों पर अपना कानून लागू करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर भारत में पंजीकृत किसी विमान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ान के दौरान कोई अपराध होता है, तो भी उस पर बीएनएस के तहत ही मुकदमा चलेगा, भले ही वह घटना भारत की सीमा से हजारों किलोमीटर दूर हुई हो। यही नियम भारत में पंजीकृत मालवाहक और यात्री जहाजों पर भी उतना ही लागू होता है, चाहे वे किसी भी समुद्र में क्यों न हो। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका मतलब है कि भारत की एयरलाइनों की उड़ानों में, चाहे वे किसी भी देश के हवाई क्षेत्र के ऊपर से गुजर रही हों, यात्रियों के बीच होने वाला कोई भी अपराध, जैसे मारपीट या धमकी, भारतीय कानून के तहत ही देखा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे भारत में पंजीकृत मालवाहक जहाजों पर समुद्र के बीचों बीच होने वाली घटनाओं पर भी बीएनएस लागू होती है। एक दिलचस्प स्थिति तब बनती है जब कोई घटना किसी दूसरे देश के हवाई क्षेत्र या समुद्री सीमा के ऊपर से गुजरते भारतीय जहाज या विमान में होती है, क्योंकि उस समय सिद्धांत रूप में एक से ज्यादा देशों का कानून एक साथ लागू हो सकता है। भारत का, क्योंकि जहाज या विमान भारत में पंजीकृत है, और उस दूसरे देश का भी, अगर घटना उसकी सीमा के भीतर हुई हो। ऐसे मामलों में असली मुकदमा कहाँ चलेगा, यह अक्सर इस पर निर्भर करता है कि किस देश की एजेंसियां पहले कार्रवाई करती हैं और दोनों देशों के बीच किस तरह का सहयोग या संधि मौजूद है। यही वजह है कि उपधारा 5 के भाग बी को पढ़ते समय यह समझना जरूरी है कि यह भारत को क्षेत्राधिकार जरूर देता है, लेकिन यह किसी दूसरे देश के अपने कानून के तहत दावा करने के अधिकार को खत्म नहीं करता। दोनों दावे साथ साथ मौजूद रह सकते हैं। उपधारा 5 के भाग सी आईपीसी में कभी मौजूद नहीं थी। यह बीएनएस का बिल्कुल नया प्रावधान है। यह कहती है, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर बैठकर भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाकर अपराध करता है, तो उस पर भी बीएनएस लागू होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति विदेश से बैठकर किसी भारतीय बैंक के सर्वर को हैक करता है, किसी भारतीय कंपनी का ग्राहक डेटा चुराता है, या भारत में स्थित किसी सरकारी डेटाबेस पर रैंसमवेयर हमला करता है, तो यह प्रावधान उसे भारतीय कानून के दायरे में लाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सोच पूरी तरह नई नहीं है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 75 में भी ऐसा ही एक प्रावधान पहले से मौजूद है, जो कहता है कि भारत के बाहर हुए किसी भी अपराध पर भी आईटी एक्ट लागू होगा, अगर उसमें भारत में स्थित कोई कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क शामिल हो। यानी बीएनएस ने पहली बार इसी सोच को आम आपराधिक कानून में भी शामिल कर लिया है, ताकि साइबर अपराध सिर्फ आईटी एक्ट तक सीमित न रह जाए और हत्या, धोखाधड़ी या जबरन वसूली जैसे सामान्य अपराधों के लिए भी यही सुरक्षा भारत में स्थित डिजिटल संसाधनों को मिल सके। इस प्रावधान की जरूरत भी आंकड़ों से साफ दिखती है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज साइबर अपराध के मामले 2018 में 27,000 से बढ़कर 2023 में 86,000 से ज्यादा हो गए, यानी सिर्फ 5 साल में करीब 217% की बढ़ोतरी। इनमें से ज्यादातर मामले धोखाधड़ी से जुड़े होते हैं, और इनमें से कई ऐसे भी होते हैं जिनमें ठग विदेश से बैठकर भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों को निशाना बनाते हैं। यही वह असली दुनिया की जरूरत है, जिसे पूरा करने के लिए उपधारा 5 का भाग सी जोड़ा गया है। इनमें से बड़ी संख्या में मामलों में ठग भारत के बाहर से ही काम करते हैं, कॉल सेंटर घोटालों से लेकर फर्जी निवेश ऐप तक। और अगर कानून में यह प्रावधान न होता, तो सिर्फ इसलिए कि अपराधी भारत की सीमा के बाहर बैठा है, पीड़ित को न्याय दिलाना कानूनी तौर पर और मुश्किल हो जाता। अब वापस स्पष्टीकरण और उदाहरण की तरफ आते हैं, जो उपधारा 5 के तुरंत बाद दिए गए हैं। स्पष्टीकरण यह साफ करता है कि शब्द अपराध में भारत के बाहर किया गया हर वह काम शामिल है जो भारत के भीतर किया जाता तो दंडनीय होता, यानी यह परिभाषा उपधारा 5 के दायरे को और पक्का करती है। इसके बाद कानून खुद अपना उदाहरण देता है। जो भारत का नागरिक है, भारत के बाहर कहीं भी हत्या करता है और उसे भारत में कहीं भी, जहां भी वह मिले, मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।
इस उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाकर समझें। अगर ये विदेश में हत्या करने के बाद कभी भारत वापस ना लौटे तो भी अगर वह किसी और देश की यात्रा के दौरान भारतीय अधिकारियों की पकड़ में आता है और उसे भारत लाया जाता है तब भी यही उपधारा लागू होगी। इसी तरह अगर पीड़ित भारत का नागरिक ना हो तब भी सिर्फ आरोपी की भारतीय नागरिकता के आधार पर मुकदमा चल सकता है, क्योंकि उपधारा 5 के भाग ए में शर्त सिर्फ आरोपी की नागरिकता से जुड़ी है, पीड़ित की नागरिकता से नहीं। एक और अहम बात, यह उदाहरण सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है। यह पूरे उपधारा 5 के भाग ए के काम करने के तरीके को समझाने के लिए दिया गया है और यही तर्क किसी भी दूसरे अपराध पर भी उतना ही लागू होता है जो भारत का कोई नागरिक विदेश में करे। इससे एक स्वाभाविक सवाल भी उठता है, अगर किसी व्यक्ति पर विदेश में भी मुकदमा चल चुका हो और भारत में भी वही मामला उठे तो क्या होगा? भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 उपखंड 2 यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार मुकदमा या सजा नहीं दी जा सकती। यह सुरक्षा मुख्य रूप से भारत की अपनी अदालती कार्यवाहियों के लिए है और भारत के बाहर हुई कार्यवाही किस हद तक इसमें गिनी जाएगी, यह एक पेचीदा सवाल है जिस पर अदालतें मामले दर मामले फैसला करती हैं। यही एक और वजह है कि उपधारा 4 और 5 के तहत मुकदमा शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति की शर्त रखी गई है, ताकि ऐसे पेचीदा मामलों की पहले से जांच परख हो सके, बजाय इसके कि हर मामला सीधे अदालत में पहुंच जाए। आखिर में उपधारा 6 एक तरह की छूट का प्रावधान है। यह कहती है कि इस संहिता की कोई भी बात सेना, नौसेना या वायुसेना में विद्रोह और भगोड़ेपन को दंडित करने वाले किसी अलग कानून को प्रभावित नहीं करेगी और न ही किसी विशेष या स्थानीय कानून को। इसका मतलब है, अगर किसी सैनिक पर विद्रोह या भगोड़ेपन का आरोप है तो उस पर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट जैसे खास कानून लागू होंगे, बीएनएस की सामान्य धाराएं नहीं। यह उपधारा इसलिए जरूरी है ताकि सैन्य अनुशासन से जुड़े मामलों के लिए बने खास कानूनों की अपनी अलग व्यवस्था बनी रहे, जिसमें सैन्य अदालतें और अपनी अलग प्रक्रिया शामिल है और बीएनएस उनमें दखल न दे। यही सिद्धांत किसी भी और विशेष या स्थानीय कानून पर भी लागू होता है। जहां कोई खास कानून पहले से किसी विषय को कवर करता है, वहां बीएनएस उस व्यवस्था को खत्म नहीं करती बल्कि उसके साथ साथ काम करती है। दूसरे शब्दों में, बीएनएस एक सामान्य कानून है और धारा 6 यह साफ कर देती है कि सामान्य कानून किसी खास मकसद के लिए बनाए गए विशेष कानून की जगह नहीं ले सकता। यह विधि निर्माण का एक बुनियादी और व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत है, जिसे कानूनी भाषा में विशेष कानून का सामान्य कानून पर वरीयता कहा जाता है। धारा 1 को समझने के बाद एक आखिरी तुलना देख लेते हैं। पुरानी आईपीसी की एक दिलचस्प पृष्ठभूमि है। इसे मूल रूप से टॉमस बेबिंगटन मैकाले ने लिखना शुरू किया था 19वीं सदी के मध्य में, लेकिन यह कानून आखिरकार 1860 में लागू हुआ और बीएनएस के आने से पहले यह करीब 164 साल तक भारत में लागू रहा। पुरानी आईपीसी की धारा 1 में साफ लिखा था, यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होगा। यानी पुरानी आईपीसी में एक सीधा विस्तार खंड था जिसमें जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया था। बीएनएस की धारा 1 में ऐसा कोई सीधा विस्तार खंड नहीं है। इसकी उपधारा 2 सिर्फ लागू होने की तारीख तय करती है। ध्यान रहे, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि उपधारा 2 में कहीं भी क्षेत्रीय विस्तार या जम्मू कश्मीर का जिक्र है। ऐसा कोई जिक्र धारा 1 में कहीं नहीं है। दोनों कानूनों की तुलना करने पर एक बात साफ दिखती है। पुरानी आईपीसी क्षेत्रीय दायरे और अपराध की परिभाषा को एक ही धारा में मिलाकर रखती थी, जबकि बीएनएस ने इन दोनों बातों को अलग अलग रखा है, नाम और प्रवर्तन उपधारा 1 और 2 में और दायरा उपधारा 3 से 6 में। यह बदलाव सिर्फ धारा 1 तक सीमित नहीं है, पूरी संहिता में भी यही सफाई की सोच दिखती है। पुरानी आईपीसी में कुल 511 धाराएं थीं, जबकि बीएनएस में अब सिर्फ 358 धाराएं हैं। यह कमी सिर्फ छंटाई भर से नहीं आई, बल्कि 3 तरीकों से आई। कुछ धाराओं को आपस में मिला दिया गया, जैसे नकली मुद्रा और जालसाजी से जुड़ी करीब 9 अलग अलग आईपीसी धाराओं को बीएनएस की एक ही धारा में समेट दिया गया। कुछ अपराध पूरी तरह हटा दिए गए, जैसे राजद्रोह की पुरानी धारा 124 से, जिसकी जगह बीएनएस में एक अलग ढंग से लिखी गई धारा 152 लाई गई। व्यभिचार वाली धारा 497 को भी वापस नहीं लाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के जोसेफ शाइन मामले में उसे पहले ही रद्द कर दिया था। और आपसी सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 को भी बीएनएस में जगह नहीं मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर मामले में इसे पहले ही असंवैधानिक करार दे दिया था। यह सारी सफाई इसलिए भी जरूरी थी ताकि नया कानून पुराने, अदालत से रद्द हो चुके या समाज में अब अप्रासंगिक हो चुके प्रावधानों का बोझ न ढोए और धारा 1 जैसी बुनियादी धाराएं भी साफ, दोहराव रहित रूप में लिखी जा सकें।
164 साल पुराने कानून से एक बिल्कुल नई संरचना वाले कानून की तरफ जाना कोई छोटा कदम नहीं था और धारा 1 इस पूरे बदलाव की सबसे पहली झलक है। यह अपने आप में बताती है कि नया कानून सिर्फ पुराने का हिंदी अनुवाद नहीं है, बल्कि सोच समझकर फिर से लिखा गया एक स्वतंत्र दस्तावेज है, जो पुराने कानून की जरूरी बुनियाद को बनाए रखते हुए भी आज के भारत की जरूरतों, खास तौर पर डिजिटल दुनिया से जुड़े खतरों को अपनी शुरुआती धारा में ही जगह देता है। संक्षेप में, बीएनएस की धारा 1 हमें 6 मुख्य बातें बताती है। पहला, इस कानून का नाम। दूसरा, यह कब लागू होता है और यह भी कि अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तारीख पर लागू किया जा सकता है। तीसरा, यह भारत के भीतर हुए हर अपराध पर लागू होती है, चाहे अपराधी भारतीय हो या विदेशी। चौथा, यह भारत के बाहर हुए अपराधों के लिए मुकदमे का रास्ता भी बनाती है, हालांकि असली मुकदमे से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति भी जरूरी होती है। पांचवां, यह 3 खास हालातों में भारत के बाहर भी लागू होती है: भारतीय नागरिकों पर, भारत में पंजीकृत जहाज या विमान पर, और भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराधों पर। छठा, यह सैन्य विद्रोह और भगोड़ेपन से जुड़े खास कानूनों में दखल नहीं देती, क्योंकि वहां पहले से आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट जैसे विशेष कानून मौजूद हैं। इन 6 बातों को साथ रखकर देखें तो धारा 1 असल में 3 बड़े सवालों का जवाब देती है: यह कानून किस पर लागू होता है, यह कब लागू होता है, और यह कहां तक लागू होता है, भारत के भीतर भी और कुछ खास हालातों में भारत के बाहर भी। यह नींव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली हर धारा इसी आधार पर खड़ी है, चाहे वह अपराध भारत के भीतर हुआ हो या बाहर। जब भी आप आगे किसी भी धारा के तहत कोई अपराध, सजा या अपवाद पढ़ेंगे, याद रखिएगा कि वह सब धारा 1 के इसी ढांचे के भीतर काम करता है। यह ढांचा तय करता है कि वह धारा किस पर, कब और कहां लागू होगी। यही वजह है कि किसी भी नए कानून को पढ़ना हमेशा उसकी सबसे पहली धारा से शुरू होना चाहिए, न कि सीधे किसी दिलचस्प अपराध की परिभाषा से। अगली वीडियो में हम बीएनएस की अगली धाराओं को इसी तरह पूरे कानूनी पाठ, असली उदाहरणों और अदालती फैसलों के साथ विस्तार से समझेंगे। इस विषय पर पूरी ड्राफ्टिंग और रिसर्च सर्विस के लिए lexovia.in पर जाएं। हर लीगल नोटिस या ड्राफ्टिंग ऑर्डर के साथ एक फ्री एजुकेशनल नोट भी शामिल है। लेक्सोविया कोई लॉ फर्म नहीं है और कानूनी सलाह नहीं देता। यह केवल कानून आधारित डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग और रिसर्च सेवा प्रदान करता है।